मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। साथ ही हमने इसमें जाना था कि किस तरह के टाउन रहे, ट्रेड रहा, फाइनेंस रहा। और साथ ही हमने अपनी सेकेंड वीडियो में जाना था कि कोयल और आयरन की इंडस्ट्रिया किस तरीके से वहाँ पर शुरुआत हुई इनकी, किस तरीके से आयरन की प्रमुखता आने के बाद कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल्स का निर्माण होने लगा। विभिन्न प्रकार के हमने हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में और पावरलूम इंडस्ट्री के बारे में और स्पिनिंग जेनी नामक मशीनों के बारे में और उनके टाइम के बारे में जाना कि कब कब इनका मैन्युफैक्चरिंग हुई या कब ये सामने आई। अब जानते हैं स्टीम पावर इंजन का निर्माण होना या स्टीम पावर के आने की वजह से इसमें क्या बदलाव आए। उस समय के दौरान हम देखते हैं कि स्टीम पावर आना एक बड़ा इन्वेंशन था, एक बड़ा आविष्कार था उस समय के दौरान। द रियलाइजेशन दैट स्टीम could generate tremendous power was decisive to large scale industrialization। हम कहीं ना कहीं रियलाइज करते हैं उस समय के दौरान कि स्टीम पावर के आने से बहुत ही बड़ी मात्रा में एक बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था। ये क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, हम जानते हैं जेम्स वाट नाम के उस व्यक्ति के द्वारा स्टीम इंजन के निर्माण की कहानियाँ भी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे उसने केतली से निकलती हुई भाप को देखते हुए उस पर एक कोयले का टुकड़ा रख दिया था, जिसके कारण वह कोयले का टुकड़ा अपने आप उठने लगा था, जिसके कारण उसने स्टीम इंजन जैसी चीज़ का आविष्कार किया था। ही इन्वेंटेड ए केमिकल प्रोसेस फॉर द कॉपिंग डॉक्यूमेंट। उसने केमिकल प्रोसेस के जरिए इन चीज़ों को किया था। ही आल्सो क्रिएटेड ए यूनिट ऑफ द मेजरमेंट बेस्ड ऑन द कंपेयरिंग मैकेनिकल पावर विद डेट ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्स। उसने पुराने प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्सों की मदद से नई पावर मैकेनिकल पावर बनाने का वर्क किया था। इस सोर्स को उसने हॉर्स का नाम दिया था, द हॉर्स वर्ड्स मेजरमेंट यूनिट हॉर्स पावर, और यही कारण है कि इसने इसे हॉर्स पावर का नाम दिया था। इक्वलेटेड द एबिलिटी ऑफ द हॉर्स टू लिफ्ट 33,000 पाउंड। जैसे कि एक हॉर्स में एबिलिटी होती है कि वह लगभग 14,000 किलो तक वजन उठा सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर हॉर्स पावर रिमेन एज ए यूनिवर्सली यूज इंडेक्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इस तरीके से हमने देखा कि यूनिवर्सली इसे हॉर्स पावर को एक यूनिट मान लिया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या एनर्जी की। वाटर के अंतर्गत हाइड्रोलिक पावर होती है, हम जानते ही हैं। हैड बीन टू प्राइम सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो वो मुख्य सोर्स होता है एनर्जी का। उस समय के दौरान ये मुख्य सोर्स था। उन सेंचुरियों में हाइड्रोलिक पावर द्वारा चीज़ों को जनरेट किया जाता था, लेकिन सही मायने में सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था। बट इट हैज़ बीन लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज, लेकिन कुछ एरियो में इसकी लिमिटेशन देखने को मिलती है। सीजनल वाइज हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्टेपों को, जिसमें हम स्पीड को देखते हैं और मेंशन करते हैं चीज़ों को। इन लिमिटेशनों के अंतर्गत हम जिस तरीके से स्पीड को देखते हैं और साथ ही साथ फ्लो ऑफ वाटर को देखते हैं, और साथ ही हम डेफिनेटली तौर पर इनका यूज भी करते हैं। स्टीम पावर के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोवाइड करती है प्रेशर को, हाई टेम्परेचर को, और इसके द्वारा हम इसके यूज के जरिए ब्रॉड रेंज पर मशीनरियों को यूज कर सकते हैं। दिस मीन दैट स्टीम पावर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टीम पावर अपने आप में वह एकमात्र सोर्स है एनर्जी का जो रिलायबल रूप में और साथ ही साथ इनएक्सपेंसिव रूप में मैन्युफैक्चरिंग कर देता है मशीनरियों की अपने आप में। स्टीम पावर के जरिए हम पहले तौर पर देखते हैं माइनिंग इंडस्ट्री को, जहाँ पर डिमांड बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है कोयल और मेटल एक्सपेंडिंग में।
जो एफर्ट के रूप में आपकी ऑब्टेन होती है, और साथ ही साथ हम इसका एवर डीपर माइनिंग इंटेंसिफाइड को भी देखते हैं। फ्लोडिंग के अंतर्गत हम माइनिंग में देखते हैं सीरियस प्रॉब्लम्स को, जो थॉमस सर्वे द्वारा 1650 से 1715 के बीच में देखने को मिली, जिसमें बिल्ट किया गया था एक मॉडल स्टीम इंजन का, जिसे मैनर फ्रेंड कहा गया था। 1698 के दौरान ड्रेन माइनिंग में इसका यूज किया गया। दीज इंजन्स वर्क स्लोली, यह इंजन बहुत धीरे काम करता था। इन द शैलो डेप्थ एंड द बॉयलर ब्रश्ड अंडर टू मच प्रेशर, कई बार इसका बॉयलर अपने आप में फट जाता था हाई प्रेशर के कारण। यही कारण है कि इस स्टीम इंजन का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। दूसरा स्टीम इंजन बिल्ट किया गया था थॉमस न्यूकॉमन द्वारा 1663 से 1729 के बीच। 1712 के आसपास इसका मुख्य रूप से निर्माण हुआ था। दिस हैड द मेजर डिफेक्ट ऑफ लूजिंग एनर्जी, इसमें सबसे मेजर डिफेक्ट या सबसे मुख्य कमी एनर्जी को लूज करने की थी, जो कंटिन्यू रूप से कूलिंग के अंतर्गत कंडेंसिंग करता था सिलेंडर की। स्टीम इंजन के रूप में नया यूज जो कोयल माइनिंग में आता है वो जेम्स वाट के समय में आता है 1737 से 1829 में, जिन्होंने डेवलप की थी अपनी खुद की मशीन, जिससे 1769 ईस्वी में उन्होंने बनाया था वर्ड्स इन्वेंशन के रूप में और कन्वर्ट किया था स्टीम इंजन को। साथ ही साथ इन्होंने पंप किया था इसे प्राइम मूवर के रूप में, और टेम्पलेबल रूप से इन्होंने प्रोवाइड करी थी इस एनर्जी को पावर मशीन के रूप में फैक्ट्री के अंतर्गत। साथ ही साथ हम देखते हैं उसके बाद ब्लैक बाय वेल्थी की द्वारा मैन्युफैक्चर होती है मिथ्यू बोटन द्वारा 1729 से 1809 के बीच। वाट्स ने क्रियात किया था सोहो फ्रेडरी नाम की एक चीज़ को, जो 1775 के दौरान हुई थी। फ्रॉम द फाउंड्री वाट्स स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेडली ग्रोइंग नंबर, और इस समय के दौरान वाट्स द्वारा बने स्टीम इंजन में लगातार बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और 18वीं शताब्दी के अंत में वाट्स स्टीम इंजन अपनी बिगिनिंग स्टेज से रिप्लेस होते हुए हाइड्रोलिक पावर के रूप में सामने आया था। फ्रॉम 1800 के आसपास स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, जिसके कारण इस स्टीम इंजन को बहुत ही लाइटर बना दिया गया था, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मेटल से निर्माण किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस स्टीम इंजन की मशीनरी इतनी अच्छी बनाई गई थी उस समय के दौरान, जो इसकी साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। 1860 में ब्रिटिश स्टीम इंजन, साथ ही साथ हम 1840 के आसपास ब्रिटिश के दौरान देखते हैं स्टीम इंजन के जनरेशन को, जो लगभग 70% तक यूरोपियन हाउस पावर को ही रिप्रेजेंट करता था। इसी तरीके से हमने इस फिगर को भी जनरेट कर लिया है, जिसमें हॉर्स पावर को टर्मिनेट करते हुए व्हील के रूप में ग्राइंड मेटल्स को दिखाया गया है। साथ ही साथ यूज ऑफ स्टीम पावर को रिड्यूस करते हुए डिपेंडेंस दिखाई गई है मैन पावर की और हॉर्स पावर की इसमें। इसके बाद आते हैं हम कैनाल एंड रेलवे पे। किस तरीके से कैनल्स और रेलवे को इंक्रीज किया गया उस समय के दौरान। कैनल्स और रेलवे सबसे बड़ा तरीका था चीज़ों को जनरेट करने का, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि ट्रांसपोर्टेशन में इसकी सबसे मुख्य भूमिका देखने को मिलती है। कैनल्स वर इंटेंशनली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज़। कैनल्स का निर्माण इसलिए किया जाता था कि कोयले को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके शहरों तक। दिस वाज बिकॉज द ब्लक ऑफ द वेट ऑफ कोल made its transport by the road much slower and more expensive than by the bargage of canal। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इससे बहुत आसानी से, बहुत ब्लक में और बहुत वेट में कोयले को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और बहुत ही सस्ते दामों
पर इससे कैनल्स के माध्यम से भेज दिया जाता था। वैसे अगर आज की तुलना में देखा जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी अगर उस समय की बात की जाए तो रोड मच स्लोअर। उस समय जो रोड के माध्यम से चीज़ें जाया करती थी वे बहुत धीरे जाया करती थी और बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि उस समय इतने अच्छे संसाधन नहीं हुआ करते थे, या फिर पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें वगैरह नहीं हुआ करती थी जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को आसानी से पहुंचा सके। लेकिन यही वजह थी कि उस समय इन चीज़ों में समय लगता था, जबकि जल के माध्यम से या कैनल्स के माध्यम से ये चीज़ें आसानी से पहुंच जाया करती थी। द डिमांड ऑफ द कोयल एनर्जी इंडस्ट्री एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग होम्स इन सिटी। अगर कोयले की डिमांड की बात करें तो कोयले की डिमांड सिर्फ इंडस्ट्रियल रूप से इंडस्ट्रियल एनर्जी के लिए ही नहीं, बल्कि हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए घरों में, शहरों में भी ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। बात करें इंग्लिश कैनल्स की, सबसे पहले इंग्लिश कैनल रोस्ली कैनल के नाम से 1761 में, जेम्स ब्रांडी कैनल के नाम से 1716 to 1772 के रूप में सामने आई, जिसमें का पर्पस मुख्य रूप से कोयले को कैरी करते हुए कोयले के डिपोट तक वॉस्ली जो नियर है आपके मैनचेस्टर के वहाँ तक ले जाना था। इसके बाद कैनल्स द्वारा कंप्लीट किया जाता था और यह प्राइज कोयले को हमेशा कोयले के दामों को गिराता जा रहा था, क्योंकि अब आसानी से कोयला सही भी जगहों पर पहुँच पा रहा था, तो ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाला चार्ज अपने आप ही कम हो गया था, जिसके कारण अब कोयले के दाम घटने लगे थे। कैनल्स वर यूजुअली बिल्ट बाय द बिग लैंड ओनर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइनिंग। और यही कारण है कि कैनल के निर्माण होने के कारण बड़े लैंड ओनर्स आसानी से इस वैल्यू को करने लगे थे और साथ ही साथ माइनिंग वर्क करने लगे थे। क्वेयरिंग के अंतर्गत फॉरेस्ट और लैंड दोनों प्रकार के, चारकोल और कोयला दोनों प्रकार के कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा था। और साथ ही साथ हम इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत कैनल्स में क्रिएट होने वाली मार्केटिंग को देखते हैं, उन सेंटरों को देखते हैं जो नई टाउनों के रूप में सामने आए, जैसे कि शहरों को देखते हैं। बर्मिंघम एक बड़ा एग्जाम्पल था जो ग्रोथ को दिखाता था उस पोजीशन की, जिसमें हम हार्ट ऑफ कैनल के सिस्टम को कनेक्ट करते हैं लंदन के साथ है। हम ब्रिस्टोल कैनल के बारे में जानते हैं, साथ ही मर्से और हम्बर रिवर के ऊपर बने हुए कैनल के बारे में पता चलता है। 1760 से 1790 के बीच में 25 नए कैनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रूप में सामने आए, जहाँ पर हम उस पीरियड को देखते हैं। इसे कैनल मीनिया के नाम से भी समझा जा सकता है कि इस काल को कैनल मीनिया कहा गया। 1788 से 1796 के बीच में ऐसे दूसरे 46 नए प्रोजेक्ट सामने आए। साथ ही साथ 60 साल के एक लंबे समय के अंतर्गत 4000 मील लंबे कैनलों का निर्माण हो चुका था। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव के रूप में स्पेंसन रॉकेट द्वारा अपेयर्ड किया गया था। 1814 में रेलवे धीरे धीरे इमर्ज होने लगी थी और साथ ही नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में पैसेंजर ट्रेन के द्वारा या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था बहुत ही सस्ते दामों पर, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यह कंबाइन करते थे दो प्रकार के इन्वेंशनों को, जिसमें आयरन द्वारा ट्रैक बिछाया जाता था, रिप्लेस किया जा रहा था वुडन ट्रैक को, क्योंकि उस समय के दौरान, पुराने समय के दौरान वुडन ट्रैक बिछाए जाते थे 1760 तक, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जगह आयरन ट्रैकों ने ले ली थी। एंड साथ ही हम देखते हैं स्टीम इंजन्स को विभिन्न प्रकार के। यह इन्वेंशन रेलवे को और भी नए स्तरों पर लेकर गया। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यह इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेकंड स्टेज भी कहलाता है। 1801 में रिचर्ड ट्रिक्टिक के अनुसार 1771 से 1833 के बीच इनका जन्म और मृत्यु है, जिनकी एक नए इंजन का नाम आता है जिसे पफिंग डेविल के नाम से जाना जाता है, जिसका काम पुल करना था ट्रक्स को जो आराम से माइनों के आसपास से निकलते थे, कॉर्नवेल के आसपास वर्क करते थे।
1814 के आसपास हम रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टेप्सन को भी देखते हैं। 1781 से 1848 के बीच जिनका जीवन काल रहा है, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं लोकोमोटिव को और जिनसे कहा गया था बुलेट्सटर। साथ ही हम देखते हैं कि ये वजन उठाने की क्षमता रखता था 30 टन तक की, और साथ ही साथ ये 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पर्वतों पर भी चल सकता था। इस इंजन की एक खासियत थी, फर्स्ट रेलवे जो कनेक्ट हुई थी शहरों में उसे स्टॉकटन के नाम से और वेलिंगटन के एरियो में देखा गया था, शहरों में 1825 के आसपास। इनकी डिस्टेंस सिर्फ 9 मील की थी, लेकिन इसे कंप्लीट करने में इसे 2 घंटे लगते थे। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रखने वाले इंजन द्वारा, क्योंकि वजन लोड होने के बाद इसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाया करती थी। नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्ट करती थी लिवरपूल मैनचेस्टर को 1830 में, और साथ ही साथ 20 साल तक इसकी स्पीड 30 से 50 मील प्रति घंटा तक ही एज यूजुअल बढ़ी थी। इसके अलावा 1830 के आसपास हम सुनते हैं उस कैनल का जिसे रिलेवेंट रूप में सेवरल प्रॉब्लम के रूप में सामने लाया गया था, जिसमें हमने देखा था कि यह किस तरीके से निर्माण करता है उन मूवमेंटों का जो स्लो रूप से वर्क करते हुए सर्टेन रूप से अपनी कैनलों को दिखाते हैं, क्योंकि इन कैनलों में फ्रोस्ट फ्लूड और दोत समय समय पर बनी रहती थी, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने आती रहती थी। फ्रोस्ट की वजह से, फ्लूड की वजह से और ड्रोथ की सूखा पड़ने की वजह से ऐसी स्थितियाँ पैदा होती थी कि वे उन कैनलों का यूज नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में देखा जाता था कि रेलवे ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव था उस समय के दौरान, और 6000 मील तक रेलवे लाइनें फैल चुकी थी ब्रिटेन से, जो 1830 से 1850 के बीच में रही। ये 2 शॉर्ट ब्रस्ट के रूप में देखने को मिलती हैं, और उस समय के दौरान लिटिल रेलवे मीनिया के रूप में इसे जाना गया 1833 से 37 के बीच। साथ ही साथ हम देखते हैं 1400 मील की लाइनों को जो लगातार बिल्ट की जा रही थी और बनाई जा रही थी, जिन्हें बिगर मीनिया के रूप में जाना गया 1844 से 47 के बीच। साथ ही इसके अलावा 9500 मील की रेलवे लाइनों को और सेक्शन किया गया उसी समय के दौरान। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखाता था कि कैनल से उस वक्त लोग खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लूड आना, फ्रोस्ट की वजह से, धुंध की वजह से या फिर सूखा पड़ने की वजह से उनका यूज नहीं हो पाता था। द यूज वेस्ट अमाउंट ऑफ कोयला एंड आयरन, इस कारण ज़्यादा मात्रा में कोयला और आयरन और भी ज़्यादा यूज होने लगा, जिसके कारण एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ब्लूस्ट एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन, और यही कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली उन नंबर ऑफ वर्कर्स की जो लगातार इस एक्टिविटी में जुड़े हुए थे और कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए थे। साथ ही साथ पब्लिक वर्क इंडस्ट्री के रूप में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से वर्क किया गया, और साथ ही इंग्लैंड के आसपास हम कनेक्शन देखते हैं रेलवे लाइन का 1850 के आसपास। वेयर वर द इन्वेंटर्स, हु वर द इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स कौन थे, असल में हम जानने की कोशिश करेंगे उस वक्त के दौरान वे इन्वेंटर्स कौन थे जो इन चीज़ों को करवा रहे थे। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हु इज़ द इंडिविजुअल वर हु ब्रॉट अबाउट दीज चेंज। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे इन बदलाव लाने वाले कारक कौन थे। साथ ही इनमें से कुछ फ्यू के बारे में हम जानेंगे कि ये ट्रेंड साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एजुकेटेड बेसिस पर कुछ साइंस को पढ़ रहे थे, कुछ फिजिक्स को पढ़ने वाले थे, कुछ केमिस्ट्री को जानने वाले थे। 19वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने इन टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन करने की कोशिश की। साथ ही साथ हम उस ब्रेक थ्रू को जानते हैं कि किस तरीके से रिक्वायर्ड हुई फुल नॉलेज इन लोगों को, किस तरह से इन्होंने लॉ बनाई फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, जिसके बेस पर इन्होंने एडवांस क्वालिटी के अपने ब्रिलियंट माइंड को यूज करते हुए, विचार करते हुए इन चीज़ों का निर्माण किया। साथ ही हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प पहुंचाते थे इंग्लैंड के आसपास के लोगों को,
किस तरह की फीचर्स देखने को मिलती है यूरोप कंट्री की। डजन ऑफ साइंटिफिक जर्नल उस वक्त के दौरान पब्लिश होते थे पेपर के रूप में, और साइंटिफिक अखबारों के जरिए या फिर इन साइंटिफिक जर्नल्स के द्वारा लोगों तक इनके बारे में जानकारी पहुंचती थी। इंग्लैंड 1760 से 1800 के बीच में इस तरह से वाइड स्प्रेड हो रहा था। लोगों को प्यास लगने लगी थी एक तरीके से नॉलेज की, जिसके कारण छोटे छोटे टाउनों से लोग जुड़ने लगे थे, इन एक्टिविटियों को जानने लगे थे। सोसाइटियों में इस कला के बारे में जागरूकता आने लगी थी। 1754 के आसपास हम इस तरह के लेक्चरर को देखते हैं जो कॉफ़ी हाउसों में बैठकर बातें करते थे, या फिर 18वीं शताब्दी के आसपास ये सभी चर्चाओं में आने लगे थे। इस तरह के बहुत सारे इन्वेंशन हमारे सामने आते हैं उस समय के दौरान, जो प्रोडक्ट के रूप में आए, जो डिटर्मिनेशन दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, क्यूरियोसिटी दिखाते थे, इवन लक भी दिखाते थे कि साइंटिफिक रूप से इनकी नॉलेज किस तरीके से सामने आई। कुछ इन्वेंटर्स थे कॉटन इंडस्ट्री के, जैसे कि जॉन के नाम से, जेम्स हैग्रेव के नाम से। ये बहुत ही फेमिलियर थे इस स्किल से जो वीविंग और कारपेंट्री की थी। उसी तरीके से रिचर्ड आर्कराइट को जानते हैं हम, जो बीबर और विग मेकर्स के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा सैमुअल क्रॉम्पटन के नाम को जानते हैं, जो अपनी टेक्निकली स्किल के नाम से कारण फेमस थे। इसके अलावा एडमंड क्राफ्टराइट को जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया था लिटरेचर का मेडिसिन और एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से उन्होंने चाहा था क्लर्जीमैन को, और साथ ही उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से इन छोटी मशीनों का निर्माण किया जा सकता है। इसी कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत हम उस एरिया को जानते हैं जो स्टीम इंजन के रूप में थॉमस सर्वे द्वारा आया था। आर्मी ऑफिसर थॉमस निक कॉमन द्वारा ब्लैक स्मिथ्स और क्लॉक स्मिथ्स के रूप में ये सामने आया था। जेम्स वॉट द्वारा एक स्ट्रॉन्ग मशीनिकल बेल्ट को देखते हैं हम, जो एक नॉलेज के रूप में उस समय के दौरान इन खोजकर्ताओं के रूप में सामने आई थी। साथ ही साथ उस रोड बिल्डर जॉन मैथक्यूफ के कल्प के बारे में भी हम इस समय के दौरान ही जान पाते हैं। हु पर्सनली सरफेस ऑफ रोड, जिसने अपने आप से ही सर्वे किया था कि सरफेस ऑफ रोड कैसा होता है, किस तरीके से प्लान किया जाता है, जबकि वह ब्लाइंड था। इसके अलावा हम कैनल बिल्डर जेम्स ब्रेंडली के बारे में भी जानते हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट इलिटरेट होते हुए अनपढ़ होने के बावजूद भी इस तरह की पुअर स्पेलिंगों को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने स्पेल किया कि किस तरीके से वर्डों को नेविगेट किया जा सकता है, नेविगेशन प्रदान किया जा सकता है, और साथ ही उन्होंने पावर ऑफ मेमोरी के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर वर्क करते हुए, कंसंट्रेशन के साथ वर्क करते हुए चीज़ों का निर्माण किया, उनके बारे में बात की। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे की नॉलेज के साथ।